हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका फिर से बोर्ड चैंपियन सीरीज़ में। ठीक है, इसमें हम 95 प्लस स्कोर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। अगर आपने ये सीरीज़ को बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर लिया तो ठीक है, तो आपके 95 प्लस तो पक्के ही पक्के हैं। तो ठीक है, आपने आई होप मेरे पिछले जो 3 लेक्चर्स हैं लाइफ प्रोसेस के वो देख लिए होंगे। मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया था सारी चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक कवर कर ली हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम कैसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखी थी। मैंने कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जल्दी-जल्दी में भगा दी हो, हर चीज़ जो मैंने प्रॉपर वे में अच्छे से टाइम लेके डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है उस चीज़ों का, ठीक है? आप अच्छे से उन लेक्चर्स को जो है प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है? जितना ही आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही वो आपके ब्रेन में ज़्यादा टाइम तक क्या रहेगी, अच्छे से ध्यान रहेगी, ठीक है? तो चलिए आज हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए हुए, क्योंकि वैसे भी अपने पास टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड आपको कोई भी कमेंट्स हो, डाउट्स हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई भी डाउट्स हो तो एंड प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ने वाले हैं, देखिए, पिछली बार हमने क्या पढ़ लिया था, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम पढ़ लिया था, तो अब हमने उस पे कुछ टेस्ट करे हैं, तो वो टेस्ट जो है आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट टेस्ट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। क्या है ये टेस्ट नंबर फर्स्ट क्या है, स्टार्च प्लस आयोडीन का टेस्ट है ये। क्या इसमें क्या किया है, स्टार्च जो अपने स्टार्च जो होता है, जो अपना फूड जो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है वो है, और आयोडीन है। इनने क्या किया, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ सैंपल। क्या लिया, स्टार्च का सोल्यूशन लिया, आयोडीन सोल्यूशन लिया, टेस्ट ट्यूब ली। क्या किया, टेक स्टार्च सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। पहले एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें स्टार्च सोल्यूशन डाला और फिर क्या डाला, ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, और 2-3 ड्रॉप्स किसके डाल दिए, आयोडीन सोल्यूशन की। ऑब्जर्व किया कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, तो और सोल्यूशन क्या है, टर्न्स ब्लू ब्लैक कलर। मतलब क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, आयोडीन इज यूज एज एन इंडिकेटर टू टेस्ट। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता तो हमें ये पता नहीं चलता कि इसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। सिंपल सा टेस्ट था, कोई वो नहीं थी कि इसमें ब्लू ब्लैक कलर था। स्टार्च और आयोडीन के टेस्ट में जो है वो ब्लू ब्लैक कलर जो है वो प्रेजेंट था, तो इस वजह से हमें ये पता चला कि जो इसमें ये स्टार्च है, ठीक है? स्टार्च के ऊपर हमने टेस्ट किया था। नेक्स्ट टेस्ट क्या है, स्टार्च, इसमें हमने सलाइवा डाला। क्यों सलाइवा, यहाँ पे हमारे उसमें माउथ में क्या, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है? और आयोडीन टेस्ट क्या किया, टू शो दैट द सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जो मैंने बताया सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है अपने सलाइवा में, क्या सलाइवा जो है ब्रेक डाउन कर पाता है इसको स्टार्च में इनटू सिंपल शुगर्स, ठीक है? मटेरियल क्या लिया, स्टार्च सोल्यूशन लिया, सलाइवा लिया, फ्रेश सलाइवा लिया, आयोडीन सोल्यूशन लिया, टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है? 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक में वाटर बाथ लिया, ठीक है? 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या किया, टेस्ट ट्यूब ए पे क्या किया इनने, 5 ml स्टार्च सोल्यूशन डाला, 2 ml फ्रेश सलाइवा डाला, मिक्स कर दिया और कीप इन अ वार्म वाटर बाथ 37 डिग्री फॉर 20 to 30 मिनट्स, ठीक है? एंड टेस्ट ट्यूब बी में क्या किया, 5 ml स्टार सोल्यूशन डाला एंड 2 ml क्या डाला, वाटर डाला, सलाइवा इसमें नहीं डाला। इसमें क्या करा था, सलाइवा डाला था, इसमें जो है वो सलाइवा क्या करा, नहीं डाला, ठीक है? और वैसे ही इसमें भी वार्म वाटर बाथ का जो है वो मिक्स कर दिया था, ठीक है? तो क्या हुआ था, क्या हुआ, आफ्टर 20 to 30 मिनट्स यानी आधे घंटे के बाद क्या देखा गया, टेक बोथ टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी आउट ऑफ वाटर बाथ, ठीक है? Add 2-3 drops of iodine solution to both test tube. Observe the color change. तो क्या हुआ, जिसमें स्टार्च और सलाइवा था उसमें क्या हुआ, ब्राउन येलो, मतलब क्या हुआ, नो ब्लू ब्लैक कलर। ब्राउन येलो कलर आया, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या था कि स्टार्च का जो है ब्रेकडाउन नहीं हुआ। क्यों स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है, कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो था वो यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने देखा स्टार्च और वाटर का, तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सलाइवा प्रेजेंट नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया था, स्टार्च जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है? आपको ये टेस्ट आई होप समझ में आ गए होंगे। तो रिजल्ट क्या निकला था, डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, रिमेन ब्राउन येलोइश, स्टार्च हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर माल्टोज, ठीक है? टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ, टर्न्स ब्लू ब्लैक, स्टार्च इज स्टिल प्रेजेंट, नो डाइजेशन अकर, ठीक है? आई होप आपको ये रिजल्ट्स जो है मतलब अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है? समझ में आ गए होंगे।
अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? ये पूरा कंपैरेटिव टेबल है, समरी के फॉर्म में ये कुछ टेबल्स रहते हैं, जिनको आप थोड़ा-सा मतलब ये पूरी स्लाइड्स ना देख के सिर्फ़ आप इस टेबल को देखेंगे तो ये आपकी पूरी स्लाइड्स जो हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएँगी। अगर आपने पिछला जो मैंने स्लाइड्स जो समझाई हैं उनको अच्छे से देखा होगा, तो ये स्लाइड जो है वो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी। ये आपके लिए किस लिए होती है? एक रिकैप करने के लिए होती है। जब आप पेपर के दौरान जब पेपर देने जाने वाले होंगे तो उसके कुछ दिनों पहले जब आप रिवीजन करते हैं, तो उस रिवीजन में ये काम आ जाएगी, क्योंकि तब हम पूरा टेस्ट वगैरह तो नहीं प्रिपेयर कर सकते, ठीक है? इसका पर्पस क्या था ये टेस्ट करने का? अपन को पर्पस क्या था? टू डिटेक्ट स्टार्च, ठीक है? क्या हुआ, आयोडीन का कलर क्या हो गया, ब्लू ब्लैक कलर हो गया। क्या इससे क्या ये स्टार्च और आयोडीन का टेस्ट, ब्लू ब्लैक कलर आ गया तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। और आयोडीन क्या है, इंडिकेटर है फॉर स्टार्च, ठीक है? इसमें क्या किया अपन ने, सलाइवा मिला दिया था टू शो डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। इसमें क्या हुआ, नो ब्लू ब्लैक कलर प्रेजेंट हुआ, ठीक है? स्टार्च जो है वो डाइजेस्टेड हो, मतलब स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो गया था, मतलब क्या था, स्टार्च जो है एब्सेंट था। तो सलाइवा कंटेन एंजाइम, कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम की वजह से जो है वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आ पाया, ठीक है? आई होप आपको ये जो तीनों टेस्ट हैं वो समझ में आ गए होंगे। 2 टेस्ट हैं बट एक में हमने वाटर भी मिला दिया, तो एक तरीके से 3 टेस्ट हुए, ठीक है? अब क्या स्टार्ट करते हैं हम, रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये रेस्पिरेशन जो है एंड ब्रीथिंग के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन जो होती है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है इन विच फूड, देखिए रेस्पिरेशन को ज़्यादातर लोग, जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि रेस्पिरेशन होता है जो सांस लेना एंड छोड़ने को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। बट रेस्पिरेशन ये नहीं होता, रेस्पिरेशन होता है जो हम जो खाना खाते हैं उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में क्या करना, ब्रेक करना और उनसे क्या लेना, एनर्जी लेना। इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है? तो क्या है, रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन व्हिच फूड इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज़ एनर्जी। फूड को जो है वो तोड़ा जाता है उससे एनर्जी निकालने के लिए, व्हिच इज़ यूज्ड बाय द सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। जो कि सेल्स अपनी बॉडी में, पूरे बॉडी में अपने क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन सेल्स को चलने के लिए, हर चीज़ के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, खाने से मिलेगी। जब हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ताकि उससे क्या निकले, एनर्जी निकले, और ताकि वो जो सेल्स हैं वो उस एनर्जी को क्या कर सके, यूज़ कर सके। सिंपल डेफिनेशन क्या है, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है? अब ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जैसे हम आप लोग समझते थे कि रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग कहते हैं, नहीं। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टर्म है एंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आता है इन दोनों चीज़ों में, ठीक है? ब्रीदिंग जो टर्म है, ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, और जबकि रेस्पिरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग को जो एक्चुअली आप लोग समझते थे कि रेस्पिरेशन जो होता है वो ब्रीदिंग होता है, ठीक है? ब्रीदिंग को आप लोग समझते हो, ब्रीदिंग जो होता है वो एक तरीके से वही जो आप लोग समझते थे अभी तक रेस्पिरेशन के बारे में, कि सांस लेना छोड़ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, ठीक है? ब्रीदिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस होती है, अपन फिजिकली करते हैं, ठीक है? और ये बायोकेमिकल क्यों, क्योंकि वह अपने शरीर के अंदर होती है, ठीक है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो अपन करते हैं ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच, ठीक है? ऑक्सीजन रिच एयर मतलब ऑक्सीजन लेने को अपन क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, जब अपन इनहेल करते हैं, ठीक है? एंड जब कार्बन डाइऑक्साइड अपन रिलीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सहालेशन, ठीक है? सिंपल डेफिनेशन क्या है, टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है? सीधी सीधी बात है, एयर को अंदर लेना एंड लंग्स से क्या करना, बाहर छोड़ना, ठीक है? रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है? सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, टेक एयर इन एंड आउट, कहाँ से, लंग्स से। क्या किस वाई क्यों लेते हैं अपन, टू गेट ऑक्सीजन एंड रिमूव CO2। अपन आपको ऑक्सीजन चाहिए रहता और CO2 को बाहर निकालना रहता, मतलब सांस, यहाँ पे लिखा हुआ है सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ठीक है? एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग फूड टू गेट एनर्जी, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि हमें एनर्जी प्रोवाइड मिल सके, मतलब, ठीक है? कहाँ होता है, सेल्स में होता है। क्यों होता है, टू गेट एनर्जी ATP फॉर बॉडी फंक्शंस, बॉडी परफॉर्म कर सके, फंक्शन कर सके, इसलिए हमें जो है ये एनर्जी चाहिए होती है। भोजन से जो हम ऊर्जा लेते हैं, यानी खाने से जो हम एनर्जी निकालते हैं, ठीक है? रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में? ये स्लाइड जो है वो थोड़ी सी, इसको आप क्या कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है? ब्रीथिंग जो होती है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, हम सांस लेते हैं, क्या हो जाता है, हमने हमारे अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन यूज किस में होता है, रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है?
ब्रीदिंग जो है एनर्जी रिलीज करती है, रेस्पिरेशन प्रोड्यूस क्या करता है, CO2, ठीक है। रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, CO2 रिलीज होता है, CO2 फिर रेस्पिरेशन जो है वो CO2 रिलीज करता है, ठीक है। मैं कैसे आगे बताऊंगी आपको कि किस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू CO2 रिलीज होता है। फिर वो CO2 जो है वो रिमूव्ड हो चुका है, वो हम किस में यूज करते हैं, ब्रीदिंग के जरिए हम उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट NCERT पॉइंट्स क्या है, ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। ब्रीदिंग जो है फिजिकल प्रोसेस है, लंग्स में होती है। रेस्पिरेशन जो है केमिकल प्रोसेस है, सेल्स में होती है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर, इवन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, सारे ऑर्गेनिजम्स जो है रिस्पायर करते हैं, बट नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ। क्या सब ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं बट ब्रीथ नहीं करते, ये कैसे हो सकता है? क्यों? कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो थ्रू लंग्स, जैसे अपन ह्यूमन बींग्स हैं, अपन लंग्स के थ्रू रेस्पायर मतलब ब्रीथ लेते हैं, बट हर ऑर्गेनिज्म जो है वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर नहीं करते। जैसे कि जो है गिल्स, मतलब फिश के अंदर जो होते हैं गिल्स, गिल्स के थ्रू वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। वो अपने, वो लोग क्या रहते हैं, वो पानी में रहते हैं, तो ठीक है, वो लोग क्या क्या करते हैं, किस तरीके से रेस्पायर करते होंगे वो लोग, वो तो पानी के अंदर रहते हैं। अपन अपनी मुंडी को पानी में डुबा देते हैं, तो हम ऑक्सीजन थोड़ी ना ले पाते हैं, ठीक है। बट फिश क्या होते हैं, फिश क्या होते हैं, अपने मुंह के अंदर क्या करते हैं, पानी भरते हैं, क्योंकि वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। वो मुंह के अंदर अपने बहुत सारा पानी भरते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उससे ऑक्सीजन निकालते हैं हम, और अपने गिल्स के थ्रू, यानी इधर उनके चेहरे के साइड साइड में गिल्स बने होते हैं, तो वो गिल्स के थ्रू फिर वाटर को रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। एंड प्लांट भी क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट है वो, उनके पास भी तो लंग्स वगैरह नहीं होते, तो वो भी क्या करते हैं, पर वो भी क्या करते हैं, ब्रीथ तो करते ही है ना, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ अपन ही ब्रीथ नहीं करते, सारे ऑर्गेनिज्म जो है ब्रीथ करते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन लिखा है, सिंपल है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये आपके NCERT में दिया गया है। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। नो एंजाइम्स आर यूज ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ठीक है। रेस्पिरेशन में है, नंबर ऑफ एंजाइम्स आर यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से एंजाइम्स जो है यूज करें। नो एनर्जी इज रिलीज, इससे एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी इज रिलीज एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP इज अ करेंसी, ठीक है। अपनी बॉडी को क्या जैसे अपने यहाँ करेंसी चलती है, नोट रुपीस वगैरह जो भी रहता है, ठीक है, उसी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर भी करेंसीज चलती है, ठीक है, कि तुम हमें इतनी करेंसीज दो तब ऐसा ये चीजें परफॉर्म हो पाएंगी, ठीक है। तो उससे क्या हम बोलते हैं, ATP बोलते हैं, ठीक है। इट टेक्स प्लेस आउटसाइड दैट सेल, ठीक है, और इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल। इसकी प्रोसेस जो है वो अंदर होती है, और इसकी प्रोसेस क्या होती है, बाहर होती है, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब रेस्पिरेशन में फर्स्ट पढ़ते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन, देखो अभी तक आपको रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस समझ में आया क्या, ठीक है। मैं बहुत छोटे से एक डिफरेंस बिटवीन में भी इसको क्या कर सकती थी, खत्म कर सकती थी, ठीक है, आगे बढ़ सकती थी, पर मैंने समझा कि आप लोगों को जो मेजर डिफरेंस है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि पेपर आने वाला है तो मैं आपको जल्दी जल्दी में भगा दूं, मैं हर चीज़ को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बस आपको ये है कि आपको मेरे साथ रिविजन करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी मैं लेक्चर में इतना ज़्यादा बोल देती हूँ, इतनी बार उस चीज़ को क्या कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप लेक्चर अच्छे से सुनेंगे तो आपको ज़रूर लेक्चर के साथ आधी चीज़ें तो उसी टाइम लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है ये एरोबिक रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी प्रोपोजी लोकेशन क्या है, ये होती है अकर इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में प्रोसेस क्या है, ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, सिर्फ इसमें ही याद रखिएगा, इसमें जो है ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। किस तरीके से ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बनता है, ठीक है। ये इसकी ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना एंड एनर्जी। कितनी एनर्जी मिली अपन को, 38 ATP, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। और एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे। और यहाँ पे ही ये है कि ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुका है, याद रखिएगा, यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। तो कितनी एनर्जी मिली अपन को, 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिली अपन को
पर ग्लूकोज मतलब एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिले। मैक्सिमम एनर्जी जो है वो यहाँ से रिलीज हुई। प्रोडक्ट क्या निकले? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी ये निकले। वेयर इट अकर कहाँ पे होती है? मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट, बर्ड एसेट्रा, व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल। ठीक है, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड मैक्सिमम। ये कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखिएगा, मतलब ये पूरा एक समराइज के टाइप का है। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी जो 38 एटीपी निकली। प्रोडक्ट क्या निकला अपना? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड नो हार्मफुल प्रोडक्ट्स इससे निकले, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं निकले। ठीक है, आपको ये एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया? देखिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उसमें इसको अपन रेस्पायर करते हैं, टेक प्लेस कहाँ होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसकी लोकेशन कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया पे। यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। कितनी एनर्जी निकलती है इससे? 38 एटीपी। ठीक है, और प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एंड ये सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स क्या है? मोस्टली करते ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ। ये लाइन मैंने बहुत बार बोल दिया, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, पार्शियल ब्रोक डाउन विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, मतलब कंप्लीटली नहीं होता है। उसमें क्या होता है? कंप्लीटली होता है, बट इसमें यहाँ पे इनकम्प्लीटली होता है। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पे हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ? साइटोप्लाज्म में हुआ था। और यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन है। ठीक है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब ये टू टाइप्स के होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, ये सबसे पहले हम पढ़ने वाले टू टाइप्स के होते हैं। एक मसल के अंदर होते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैसे होता है? ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज़्यादा क्या कर लेते हैं? एक्सरसाइज कर लेते हैं, और हैवीली फिजिकल एक्टिविटीज़, जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, जैसे रनिंग वगैरह बहुत कर ली, कभी कभी हमने कुछ ज़्यादा जिम में एक्सरसाइज वगैरह कर ली होगी। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि वैन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट इन मसल्स, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है अपने सेल्स को जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड रहती है। जब हम बहुत ज़्यादा भागते हैं तो एकदम से क्या करने लगते हैं? हपनने लगते हैं, मतलब ज़्यादा देर ऑक्सीजन की अपन को क्या ज़्यादा डिमांड रहती है, बट अपन इतना ज़्यादा ऑक्सीजन जो है अपन को मिल नहीं पाती। तो ये क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इनसफिशिएंट हो पाती है मसल्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि रनिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग, वेट लिफ्टिंग एंड इंटेंस स्पोर्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो ग्लूकोज क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड में एंड एनर्जी में। ठीक है, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हुआ लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में, 2 एटीपी। ठीक है, एनर्जी कितनी रिलीज हुई? ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज पे 2 एटीपी निकली। मच लेस एनर्जी देन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक में कितनी निकली थी? 38 एटीपी। यहाँ पे कितनी निकली है? 2 एटीपी। प्रोडक्ट्स क्या बने? लैक्टिक एसिड बना एंड एनर्जी बनी। What happens to lactic acid? Oxygen become available again. Rest lactic acid convert back to glucose in the liver or broken down to CO2 and water. ठीक है, आपको समझ में आया ये लैक्टिक एसिड वाला है। ठीक है, समटाइम्स क्या हुआ? समटाइम व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज वी एक्सपीरियंस क्रैम्प्स इन मसल्स। जब अपन के शरीर में क्या होता है? दर्द वगैरह होता है ना, तो क्या किस तरीके क्यों होता है? वहाँ पे क्या एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का, मतलब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं रहती उस जगह पे, मतलब थोड़ी-सी इनसफिशिएंट रहती। इस वजह से क्या हमारी बॉडी में क्या होता है? पेन वगैरह होता है। लैक्टिक एसिड का क्या बोलते हैं हम वहाँ पे? क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड वाला समझ में आया? ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये कहाँ पे होता है? इन ईस्ट सेल एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस लाइक ब्रेड, बियर, वाइन। अपन क्या करते हैं? इसको फर्मेंट करके ही अपन ब्रेड्स वगैरह बनती हैं, बियर वगैरह बनती है, वाइन्स वगैरह बनती है। कैसे बनती है? ग्लूकोज का है ब्रेक डाउन होता है किसमें? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एनर्जी में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा, यहाँ पे एनारोबिक है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, इथेनॉल बना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना एंड एनर्जी यहाँ पे भी कितनी निकली? 2 एटीपी। ठीक है, क्या हुआ? ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज, यहाँ पे भी 2 एटीपी ही निकला। दोनों दोनों इक्वेशंस पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज हुए। मच लेस एनर्जी देन एरोबिक रेस्पिरेशन, हाँ, क्योंकि वहाँ पे 38 निकले थे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बने? इथेनॉल मतलब अल्कोहल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, ईस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड वगैरह।
आजकल आपने पिज़्ज़ा वगैरह देखा होगा, ब्रेड्स वगैरह देखा होगा, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, आटा-वाटा जो लगाते हैं, तो उसमें क्या डालते हैं, यीस्ट का यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा जल्दी से क्या हो फ्लफ़ी वगैरह मतलब फ्लफ़ी बन जाए, अच्छे से फूल जाए, ठीक है? यीस्ट डालते हैं वो लोग। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, यीस्ट रिस्पायर्स एनारोबिकली एंड प्रोड्यूस CO2 व्हिच मेक ब्रेड फ्लफ़ी, ठीक है? इस तरीके से वो लोग अपना क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है? आपको समझ में आया है ये दोनों, ठीक है? इसका भी एक समरी टाइप का टेबल बना हुआ है, ठीक है? ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मसल में होता है, ठीक है? एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होता है, ठीक है? ये कंप्लीट टेबल है। ऑक्सीजन जो है एरोबिक में प्रेजेंट होती है, एनारोबिक दोनों में क्या है, एब्सेंट है। ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे होती है, ये दोनों कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ इन दोनों में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, यहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है? यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 38 एटीपी, 2 एटीपी, 2 एटीपी, ठीक है? इक्वेशन क्या है, ग्लूकोज का है, ऑक्सीजन के साथ मिलके ब्रेक डाउन हुआ। यहाँ पे ग्लूकोज के साथ कुछ नहीं था, सिर्फ ग्लूकोज ही जो है वो ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में। यहाँ पे भी ग्लूकोज जो है वो उसमें इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में वो होता है, ठीक है? यहाँ पे मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है? इसमें ह्यूमन मसल्स हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, ठीक है? इन इसमें क्या है, ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है? यहाँ पे साइड इफेक्ट क्या है, नन है। यहाँ पे मसल क्रैम्प्स आने लगते हैं, यहाँ पे भी साइड इफेक्ट जो है वो नहीं है, ठीक है? आपको आई होप ये समराइज टेबल जो है अच्छे से समझ में आया। आप पूरा जितना अभी मैंने जितने स्लाइड्स पढ़ाए हैं उसका सबका समरी यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है? आई होप अभी तक हमने एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक हमने सिर्फ 2 स्लाइड्स ही पढ़ी हैं। एक हमने जितने टेस्ट करे हैं अभी, और एक हमने ये कंपैरिजन टेबल बना दिया एरोबिक एंड एनारोबिक इनका, ठीक है? तो आप ये स्लाइड पढ़ेंगे तो आपको पूरा एक तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? ग्लूकोज को क्या करा, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट था, एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ कंप्लीटली ब्रेक डाउन, किसमें, 38 एटीपी हमें यहाँ मिली। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन एब्सेंट था, एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में हुआ, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ। इन मसल्स लैक्टिक एसिड बना और 2 एटीपी, और इन ईस्ट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 एटीपी, ठीक है? Aerobic respiration, complete oxidation, maximum energy. Anaerobic respiration, incomplete oxidation, less energy. In muscles, produce lactic acid, causes cramps. In yeast, produce ethanol and carbon dioxide fermentation के लिए, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, याद रखिएगा, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड साइटोप्लाज्म क्या है, साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, ठीक है? याद रखिएगा ये। एरोबिक रेस्पिरेशन है, रिलीज 19 टाइम्स मोर देन एनर्जी देन एनारोबिक। क्यों, ये 19 टाइम्स क्यों ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे थे, ग्लूकोज को कंबाइन करके एनर्जी निकाल रहे थे, तो 38 एटीपी निकली थी। बल्कि एनारोबिक में हमने क्या करा था, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के बिना हमने चीज़ें ली थी, इस वजह से क्या हो रहा था, साइड इफेक्ट भी हो रहे थे, मसल क्रैम्प्स वगैरह भी हो रहे थे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से। तो वहाँ पे कितनी एनर्जी निकली थी, सिर्फ 2 एटीपी निकली थी, ठीक है? आपको समझ में आ गया अच्छे से एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है? अब रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन हैज़ 2 पार्ट, ब्रीदिंग, फिजिकल प्रोसेस। हम पूरा रेस्पिरेशन जो है वो ह्यूमन के अंदर कैसे चलता है, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? ब्रीदिंग जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेना एंड सांस छोड़ना, ब्रीदिंग कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये केमिकल प्रोसेस है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। जो सेल्स के अंदर होती है, ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके, और हर बॉडी के लिए जो एनर्जी की डिमांड होती है उसमें कन्वर्ट करना उसको। तो क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, इसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है? अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने वो पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। क्या, नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रल से, देन नेजल कैविटी, देन यहाँ पे आता है फेरिंग्स, ठीक है? ये कॉमन पाइप है अपना। फिर उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा वॉइसेस में, ये दिखता है वॉइस बॉक्स जो है, जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं। देन यहाँ पे विंड पाइप होता है, ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ब्रोंकाई आता है, तो ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होता है, ये ट्रैकिया हो गया, ये फेरिंग्स हो गया, यहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स आता है, फिर ये ब्रोंकाई हो गया, फिर इसके अंदर छोटे, यहाँ पे लंग्स के अंदर जो है वो ब्रोंकाई चला जाता है, फिर ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं, फिर उसके अंदर छोटी छोटी ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं, फिर एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज तक जाता है, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, ठीक है? नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल क्या होता है, इसका एंट्री पॉइंट फॉर द एयर, ये नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है? ये आपको 2
दिख रहा है इसको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। एयर एंटर्स थ्रू टू नॉस्ट्रल, ठीक है, हैज एयर फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स, म्यूकस ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स एंड ब्लड कैपिलरी वार्म द एयर। क्या करते हैं कि यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा अपनी नोज पे ना बहुत ज्यादा क्या हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इससे क्या होता है जिसके जो अंदर जिसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट नहीं होती तो उन लोगों को बहुत ज्यादा क्या एलर्जी वगैरह भी हो जाती है। ज़्यादा हेयर्स नहीं होते तो क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जो है डस्ट जो है वो अंदर जाती है तो इससे क्या हो जाती है हमें छींकें वगैरह, स्नीज़िंग वगैरह होने लग जाती है, ठीक है? म्यूकस यहाँ पे हमेशा रहना चाहिए ताकि वो डस्ट पार्टिकल को क्या कर सके, ट्रैप कर सके। ठीक है? और ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं जो कि जैसे बाहर से बहुत सारी ठंडी-ठंडी हवाएँ आती हैं तो एकदम से अपनी बॉडी में ना चली जाएँ, अपन को ज़ुकाम वगैरह क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। तो इसीलिए ब्लड कैपिलरीज़ प्रेज़ेंट होती है ताकि वो वहाँ की एयर को क्या रख पाए, वार्म रख पाए। ठीक है? आपको नॉस्ट्रल समझ में आया, हेयर होता है, म्यूकस होता है और ब्लड कैपिलरीज़ जो है प्रेज़ेंट होती है। अब नेज़ल कैविटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको ये दिखती है न, ये इसका हम क्या कहते हैं, नेज़ल कैविटी। एयर यहाँ पे क्या होती है, फिल्टर्ड होती है, वार्म्ड होती है एंड मॉइस्टेंड होती है, ठीक है? लार्ज कैविटी बिहाइंड नॉस्ट्रिल, सबसे बड़ी कैविटी होती है जो बिहाइंड नॉस्ट्रिल होती है, ठीक है? यहाँ तक प्रेजेंट होती है, जब आप मुंह खोलते हैं तो आपको दिखेगी कि यहाँ पे ऊपर का हिस्सा होता है, एक साइड नीचे का एक पाइप बनी होती है, ठीक है? तो उस ऊपर वहां तक प्रेजेंट होती है नेजल कैविटी, ठीक है? इनर लाइनिंग हैज म्यूकस ट्रैप डस्ट, ब्लड वेसल्स होती है, वार्म द इनकमिंग एयर एंड मेक क्लीन एंड सुइटेबल फॉर लंग्स। वहाँ पे पूरा क्या सब छन वन जाता है और बहुत साफ सुथरी एयर जो है वो अपने लंग्स के अंदर जा सकती है, ठीक है? नेजल कैविटी का आपको समझ में आया एंड नॉस्ट्रल का समझ में आया क्या क्या होता है, फंक्शन और फीचर्स क्या करते हैं ये। देन इसके बाद आता है फेरिंग्स, जो है वो अपनी कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज है। फिर यहाँ से लैरिंग्स स्टार्ट हो जाता है जो अपना वॉइस बॉक्स होता है, और उसके बाद जो खाने के लिए वो होता है तो वो ईसोफेगस जो है पाइप स्टार्ट हो जाती है। तो फेरिंग्स जो है यहाँ से कॉमन हवा भी जाती है और क्या खाना भी जाता है, बट वो डिवाइड हो जाता है लैरिंग्स में। और यहाँ पे जो है हमारी दो दो पाइपें होती हैं, एक लैरिंग्स होती है, एक ईसोफेगस होती है। ईसोफेगस खाने के लिए होती है, लैरिंग्स जो होती है वो किसके लिए होती है, सांस के लिए होती है, ठीक है? ठीक है, वो अंदर तक ले जाती है, ट्रैकिया तक ले जाती है, ठीक है? ये कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, कनेक्ट नेजल कैविटी टू लैरिंग्स, नेजल कैविटी को लैरिंग्स से कनेक्ट करती है। फूड गोज टू ईसोफेगस एंड एयर गोज टू लैरिंग्स, ठीक है? समझ में आ गया? लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, पैसेज होता है एयर के लिए, प्रोड्यूस साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है? कंटेन क्या करता है, ये वोकल कॉर्ड, ठीक है? प्रोटेक्टेड बाय एपिग्लॉटिस, यहाँ पे ग्लॉटिस टाइप की प्रेजेंट होती है, जैसे कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या कर देता है, कवर कर देता है। किसे कवर कर देता है, ईसोफेगस को कवर कर देता है, ठीक है? एपिग्लॉटिस जो है कवर कर देता है। प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग विंड पाइप, एपिग्लॉटिस जो होता है वो क्या कर देता है, इसको बंद कर देता है लैरिंग्स को, ताकि जो खाना है वो लैरिंग्स के अंदर ना भरा जाए। आपने देखा होगा कभी-कभी अपन खाने खाते टाइम क्या है, बातें करते रहते हैं तो कभी-कभी से अपन को ठसका वगैरह लग जाता है। तो क्या होता है, ये जो एपिग्लॉटिस होता है तो वो सही से आप बात भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो तो सही से वर्क नहीं कर पाता, कन्फ्यूज़ हो जाता है। दैट्स व्हाई वहाँ पे एपिग्लॉटिस लगा रहता है, ताकि जब आप खाना खा रहे हो तो वो ईसोफेगस में जा पाए, लैरिंग्स में ना जा पाए, ठीक है? तो आगे की हम अब बात करेंगे ट्रैकिया क्या होता है, ये सब हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, और रिवीजन याद से करिएगा। बाय।